और अब बात करते हैं यूक्रेन युद्ध की। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और उससे जुड़ी बड़ी खबर। एक और तबाही का सामान तैयार हो गया। इस बड़ी खबर के मुताबिक देखिए, उत्तर कोरिया ने प्रतिबंधित मिसाइल दागी है। जी हां, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल से खलबली मच गई है। ये 1 घंटे के बाद जापान के समुद्र में जाकर के गिरी है, लेकिन ये एक बहुत खतरनाक संकेत है। 24 मार्च को किया गया आईसीबीएम का परीक्षण। वांसोंग 17 मिसाइल है जिसे दागा गया है। अमेरिका में कहीं भी परमाणु हथियार पहुंचाने में यह सक्षम है। एक करोड़ से ज्यादा लोग यूक्रेन से भाग गए और जो लोग बचे हैं वो खाने के लिए कतारों में खड़े हैं, रहने के लिए स्टेशंस में पड़े हुए हैं। आलीशान जिंदगी जीने वाले लोग दूसरों के रहमो करम पर हैं और जो महिलाएं बॉर्डर पार कर रही हैं वो छेड़छाड़ और उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। जंग को 1 महीना हो गया। क्या आपने सोचा कि इन ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग गए कहां? क्या आपने सोचा कि मलबे में बदल चुकी इस बस्ती के लोग गए कहां? क्या आपने सोचा कि इन कोठियों और मोहल्ले में रहने वाले लोग अब कहां रहते होंगे? आइए आपको दिखाते हैं यूक्रेन में 24 फरवरी से पहले यूक्रेन के आलीशान और सुकून की जिंदगी जीने वाले लोग अब कहां रहते हैं। ये लोग खड़े हैं एक ब्रेड को पाने के लिए अब लंबी लंबी कतारों में। ये लोग सिर छुपाने के लिए देश के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में पड़े हैं। देखिए खार्किव के इस मेट्रो स्टेशन के भीतर का नजारा। नतालिया और उनकी बेटी वेरोनिका को शरण मिली है खार्किव के इस अंडरग्राउंड ब्लू येलो ट्रेन के भीतर। What I mean is we are not right on the platform. My child and I are in the carriage. We get food, there is a toilet. We are doing fine. ये तस्वीरें खार्किव के दक्षिणी हिस्से के एक अंडरग्राउंड स्टेशन की है। यहाँ बाहर रोज बमबारी हो रही है। इमारतें खाली पड़ी हैं और बाहर सड़क पूरी तरह से वीरान हो गए हैं। यहाँ रहने वाली अनस्तासिया वर्कोवा स्थानीय पत्रकार हैं। यहाँ भी कुछ मील दूर दक्षिण दिशा में मारियोपोल की हालत और भी खराब है। यहाँ भी खाने के लिए लोगों को रोज लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। My husband didn't make it to receive humanitarian aid. He had diabetes. The scarce diet of the last days led him into a coma and he died. If he could have made it for the aid, he'd be alive. कुछ लोगों को रूस से दक्षिण शहर टैगनरॉक के एक शरणार्थी कैंप में रखा गया है, जैसे कि बच्चों की डॉक्टर गैलिना। We were eating once a day. All we have cooked in the morning, we were eating during the whole day. And the rest of the time, we were sitting in the basement. It was dirty there and dark. We were burning candles, making oil lamps. 83 साल की एक दादी माँ और उनकी पोती यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। Beautiful Mariupol used to be, and suddenly it was reduced to dust. How dare you fire at people? They are animals, not humans. Kindergartens, stores, schools. School nearby was destroyed. Why would anyone shoot at the houses where people lived? What for? इतनी बर्बादी के बाद भी रूस का दावा है कि उसने आम लोगों को कभी निशाना नहीं बनाया। वहीं इस जंग को उकसाने वालों में एक अमेरिका ने अब तक 1 लाख लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है और साथ ही $1 बिलियन की मानवीय सहायता भी मुहैया करवाई है।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने इस भयंकर हालात के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की और सबसे मदद करने की अपील की है। Not something that Poland or Romania or Germany should carry on their own. This is an international responsibility. The United States is the leader, one of the leaders in the international community, to be engaged and do all we can to ease the suffering and pain of innocent women and children and men, for that matter. हालात ये हो गए हैं कि अब यहाँ जीना है तो पलायन जरूरी है। UNHRC की रिपोर्ट तो चौंकाने वाली है। 1 करोड़ लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग भुखमरी की कगार पर हैं। 2500 बच्चों को किडनैप कर लिया गया है। 15 लाख से ज्यादा बच्चे यहाँ बेघर हो गए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी यूक्रेनी सैनिकों की हरकतें देश को बदनाम करने वाली हैं। पलायन के वक्त बॉर्डर पर महिलाओं के कपड़े उतरवाए जा रहे हैं। जांच के नाम पर उनके शरीर को गलत तरीके से छुआ जा रहा है। यही नहीं, उनके बाल भी नोचे जा रहे हैं। इस जंग से साफ है यह इंसान के भीतर का जानवर बहुत खतरनाक हो गया है। यूक्रेन के लोग न जाने किस अभिशाप को भोगने के लिए मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर भी आ रही है। यूक्रेन बॉर्डर से महज 100 किलोमीटर दूर पोलैंड पहुंचे बाइडेन। पोलैंड के रेजो में हैं बाइडेन। बाइडेन अमेरिकी सेवा सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। ये स्वयंसेवक यूक्रेन के पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। अब रूस पर क्या एक्शन लेगा अमेरिका, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आज बाइडेन ने पुतिन को निर्दयी तक कह दिया। युद्ध अपराधी वो थे, पहले ही कह चुके हैं, लेकिन अब निर्दयी भी कह दिया। अब रूस पर क्या एक्शन लेगा अमेरिका, पूरी दुनिया की नजर इस पर है। ये युद्ध खत्म होगा या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाएगा? पोलैंड पहुंच चुके हैं बाइडेन। रेजो में इस वक्त बाइडेन का बसेरा है पोलैंड के। बाइडेन अमेरिकी सेवा सदस्यों से वहां मुलाकात करेंगे जो यूक्रेन के पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। ये अमेरिकी स्वयंसेवकों से बाइडेन की मुलाकात की वक्त का वीडियो है, उसकी तस्वीरें हैं। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति जो पोलैंड में इस वक्त मौजूद हैं। ये जहां आप इस वक्त बाइडेन को देख रहे हैं, ये जगह यूक्रेन बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये अमेरिकी स्वयंसेवक यूक्रेन के पीड़ितों की मदद में लगातार लगे हुए हैं। बाइडेन का इनसे मिलने का संदेश बिल्कुल साफ है, क्योंकि पुतिन को कई बार बाइडेन आड़े हाथों ले चुके हैं। उधर ब्रसेल्स में बैठक के बाद G7 के नेताओं ने एक बयान में कहा कि हम रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियारों या संबंधित सामान के युद्ध में उपयोग के किसी भी खतरे के खिलाफ चेतावनी देते हैं। आपको बता दें, ब्रसेल्स में G7 के नेताओं की यह अपील है। रूस को परमाणु हथियारों के खिलाफ चेतावनी दी गई है। रासायनिक और जैविक हथियारों को खतरा बताया गया है। बाइडेन रूस को G20 से बाहर करना चाहते हैं। बाइडेन ने कहा है कि चीन न दे रूस का साथ। तेल और गैस उत्पादक देशों से भी यह आह्वान किया गया है। नेटो ने भी भरसक जवाब देने की चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों की एकजुटता की बात की और पुतिन को निर्ममता पर भी करारा हमला बोला। Single most important thing is for us to stay unified, and the world continue to focus on what a brute this guy is, and all the innocent people's lives are being lost and ruined. And I have been repeating the same thing for a month now. To save people and our cities, Ukraine needs military assistance without any restriction. आपको बता दें, नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि सैन्य गठबंधन रासायनिक और परमाणु हथियारों के खिलाफ अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा है, क्योंकि इस बात को लेकर के चिंताएं बढ़ रही हैं कि रूस यूक्रेन में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। Concerned, partly because we see the rhetoric and we see that
Russia is trying to create some kind of pretext accusing Ukraine, United States, NATO allies for preparing to use chemical and biological weapons. And we have seen before that this way of accusing others is actually a way to create a pretext for do the same themselves. And of course, the accusations against Ukraine and NATO allies are absolutely false. Allies agreed to supply equipment to help Ukraine protect against chemical, biological, radiological, and nuclear threats. This could include detection equipment, protection and medical support, as well as training for decontamination and crisis management. We are also enhancing allies' preparedness and readiness for. चलिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रक्षा विशेषज्ञ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, अब आपने जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब जो बाइडेन और नेटो दोनों का ही रुख रूस के प्रति साफ हो गया है, क्या संकेत है ये? जी, उनका रुख अभी तो ऑफिशियली फॉर्मली साफ हो गया है। ये साफ पहले भी था। ये संकेत ये है कि जी हाँ, वेस्ट जो बाइडेन जो है ये कभी भी ये देखो, नेटो जो है ना, हालांकि यूएस यूएन का भी हिस्सा है, यूएन को ही हेड कर रहा है एक तरीके से और नेटो को भी हेड कर रहा है एक तरीके से, तो उनको न्यूट्रल रहना चाहिए। और अगर न्यूट्रल रहेंगे तभी वो ये जंग खत्म होगी। अगर एक तरफा रहेंगे तो ये जंग कभी खत्म होगी ही नहीं। ये आग में घी और डालते रहेंगे। मैं आपको एक लॉजिकल बात समझाता हूं अनुराग भाई, ये बड़ी लॉजिकल बात है, हर एक को बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए आप और मैं अभी दिल्ली से हम जा रहे हैं बंबई और हमारे बड़े खास मित्र रहते हैं पूना में, तो जाहिर सी बात है अगर हम बंबई तक जा रहे हैं और हमारे खास मित्र को जरूरत है हमारी पूना, या तो वो लोनावला खंडाला आ जाएगा, या तो हम पूना जाएंगे, या तो वो बंबई आएगा, हम उससे मुलाकात करेंगे। हम जब जा रहे हैं ऑल द वे टू बंबई, तो जब जो बाइडेन साहब पोलैंड जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से ना मिले। ये बात मैंने कल ही कह दी थी, आज जाके उसकी खबर आने लगी कि इनकी मीटिंग होगी वहां पे, और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की चाहे यूक्रेन में हो चाहे पोलैंड में हो, कहीं पे भी वहां पे जाए उन्हें मिलने, लेकिन इनकी मीटिंग तो तय है 100%, क्योंकि वो यूक्रेन अभी इस टाइम पे वॉर जोन है, वहां जा नहीं सकते, तो वो पोलैंड जा रहे हैं। अब दूसरी बात है कि अमेरिका का स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो गया है रूस के प्रति और यूक्रेन के प्रति, और हिंदुस्तान का भी स्टैंड बहुत ही। मैं मोहम्मद अली शाह साहब रोकूंगा आपको। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें, पुतिन का आरोप, पश्चिम रूसी संस्कृति हमला कर रहा है, रूस के महान लोगों को मिटाने की कोशिश हो रही है, पुतिन का ये बयान है। पश्चिम रूस को मिटाने की साजिश कर रहा है। अब देखिए पुतिन का ये पलटवार है कि पश्चिम, यानी पश्चिम में कौन? नेटो देश। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा। रूस ने क्या दावा किया है? युद्ध का फर्स्ट फेज लगभग पूरा हो गया, रूस का कहना है। अब पूर्वी डोनबास को मुक्त कराने का लक्ष्य है। लुहांस्क के 93% हिस्से को कंट्रोल में ले लिया है, ये रूस का कहना है। डोनेत्स्क का 54% हिस्सा भी हमारे नियंत्रण में आ चुका है, रूस का ये कहना है। यानी कि रूस अब युद्ध पर अपनी जीत का दावा कर रहा है। इस वक्त की दो बड़ी खबरें। मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे इसका मतलब हम जरूर जानना चाहेंगे। रूस जिस तरीके से बता रहा है कि उसने यूक्रेन के किन किन जगहों पर कितने प्रतिशत कब्जा कर लिया है, फिर वो ये आरोप भी लगा रहा है कि पश्चिम जो है वो रूसी संस्कृति को मिटा देना चाह रहा है। पुतिन के और उनके रक्षा मंत्रालय के इस बयान का क्या मतलब है? जी देखिए, ये बात हम शुरू से ही जानते थे कि रूस अल्टीमेटली सुपर पावर है, वो इनको मिटा देगा, यूक्रेन का नाम निशान मिटा देगा शुरू में, लेकिन वो 4 दिन में करेगा, मिसकैलकुलेशन हो गया, अब 1 महीने से ऊपर हो गया है। और युद्ध एक ऐसी चीज है अनुराग भाई, जहां पे नौजवान जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक दूसरे से नफरत भी नहीं करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे की जान भी लेते हैं, इसलिए क्योंकि उनके जो बड़े हैं, उनके जो सीनियर हैं, वो जो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को नफरत भी करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते भी हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की जान नहीं लेते। जो नौजवान होते हैं वो मर मिट जाते हैं। ये इतना खराब चीज है युद्ध। अब इसमें हम ये समझते हैं कि कोई जीत नहीं रहा होता या हार नहीं रहा होता है, सब हारते हैं। रूस जो कुछ भी दावे कर ले, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, बहुत तरीके से दोनों देश वो खेल रहे हैं। अब इसमें बात यह है, हारेंगे दोनों के दोनों,
हारेंगे तो रूस भी और साथ में यूक्रेन भी, और इसका आफ्टर इफेक्ट्स हम सब पे होंगे अनुराग भाई। कोई इसमें जीता नहीं है। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि रूस जो अभी दावे कर रहा है, अभी ये बात बताइए, 1 महीना से ज्यादा लगता है, उसके पास एडवांस टैंक्स हैं रूस के पास। मैं नॉन टेक्निकल टर्म से बता रहा हूं मैं आपको, मगर वो अपने विंटेज टैंक्स का उन्होंने प्रयोग किया रूस ने। विंटेज टैंक्स क्यों लेकर आया वो यूक्रेन में? एडवांस टैंक्स होने के बावजूद भी उन्होंने अपने 5 मेजर जनरल मरवा दिए। कोई भी सेना, प्रोफेशनल सेना अपने फौजियों को फालतू में शहादत प्राप्त नहीं करवाएगी। हम जब फौज में थे अनुराग भाई, हमारा एक उसूल था कि अगर दुश्मन या इंसर्जेंट या उग्रवादी भाग जाए तो भाग जाए बला से हमारी, लेकिन हमारा एक भी जवान शहीद नहीं होना चाहिए। इसी का मैंने डायलॉग एक फिल्म में भी कहा था, जिसको नेशनल अवार्ड मिले थे। मैंने कहा था, नो मिलिटेंट डेड और अलाइव इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ। कोई भी उग्रवादी मेरे सिपाही के बराबर नहीं है, चाहे मुर्दा या जिंदा। आप देखिए, इतने शहादत प्राप्त करा दिए फौजियों के, रूस ने भी, यूक्रेन में भी। और आपने खुद अभी रिपोर्ट में दिखाया कि यूक्रेन के फौजी बॉर्डर पे किस तरीके से पेश आ रहे हैं महिलाओं से। बड़ी शर्मनाक बात है। और यही तबाही मची हुई है हर जगह पे। और अब जब नेटो इसके अंदर और आग के अंदर घी डाल रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है मोहम्मद अली शाह साहब। ये पूरी दुनिया को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं इस अहम बातचीत के लिए। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमसे जुड़े हुए थे और यूक्रेन और रूस की जंग पर अपने एक्सपर्ट कमेंट हम तक पहुंचा रहे थे। देखिए, जंग के 30 दिन हो गए हैं, लेकिन मामला दोनों तरफ से टक्कर का हो गया है। दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। तबाही के 30वें दिन का अपडेट क्या है, ये आपको बताते हैं। क्या अपडेट है अब तक का? देखिए, खार्किव के मेडिकल सेंटर पर मिसाइल से हमला हुआ। मोरियापोल और मेटिलोपोल पर ह्यूमन कॉरिडोर बनेंगे। यूक्रेन का दावा है कि रूस की 1200 क्रूज मिसाइल्स को फुस कर दिया गया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस 9 मई तक युद्ध खत्म कर सकता है। रूस का दावा है कि कीव के बाहर एक फ्यूल डिपो हमने तबाह कर दिया है। कीव के 75 नागरिक मारे गए हैं और 307 लोग घायल हो गए हैं। कीव में रूसी हमले में 4 बच्चे मारे गए हैं। लोहांस्क में रूसी गोलाबारी में 2 नागरिकों की मौत की खबर है। यूक्रेन में 24 घंटे में 200 रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया है। यूक्रेन ने 12 टैंक, 2 विमान भी तबाह कर दिए हैं, ये कहा जा रहा है। रूस ब्लैक सी के इलाके में एक ह्यूमन कॉरिडोर रूट खोलेगा। हेलेंसी और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच एलेग्रो ट्रेन अब नहीं चलेगी। फिनलैंड की राष्ट्रीय रेल सेवा इसका संचालन बंद कर रही है। रूस और यूरोप के बीच चलने वाली आखिरी डायरेक्ट ट्रेन थी, ये बंद होगी। रूसी तेल पर निर्भरता कम करने के लिए टास्क फोर्स बनाया जाएगा। G7 देशों ने रूस के सेंट्रल बैंक पर रोक लगाई है। यानी अब पूरी तरीके से रूस का एक तरीके से बायकॉट जैसा किया जा रहा है। किसी तरह की कोई सहायता नहीं और रूस से सारे कनेक्शन खत्म करने की दिशा में ये पश्चिमी देश अब धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। किस मोड़ पर है ये युद्ध और यहां से कहां जाएगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है। आज के एडिशन में इतना ही। अब आपसे सोमवार की रात 9 बजे एक बार फिर मुलाकात होगी, खबरों को लेकर और खबरों के पीछे की खबरों को लेकर। लेकिन तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।